हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुप्ता। और पिछले भी वीडियो में हमने फ्लूइड मैकेनिक्स चालू किया था, जिसका हमने थोड़ा सा रिवीजन किया था। और इस वीडियो में हम भी ट्राई करेंगे कि पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स जो है रिवीजन हो जाए। ठीक है। सबसे पहले तो पिछली वीडियो में ही मैंने बताया था कि जो सॉलिड्स होते हैं उनमें क्या होता है कि फाइनाइट डिफॉर्मेशन होता है, और जो फ्लूइड होता है उसमें क्या होता है कि इनफाइनाइट डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है। इसलिए इनफाइनाइट डिफॉर्मेशन होने के लिए देखो, जो शियर स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी थीटा के सॉलिड्स के केस में, लेकिन यही हो जाता है डी थीटा बाई डी टी के प्रोपोर्शनल में हो जाता है, यानी शियर स्ट्रेन के रेट के प्रोपोर्शनल में हो जाता है। ठीक है। इन केस ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है। आगे चलते हैं तो देखते हैं कि फ्लूइड्स क्या होते हैं जिसमें एबिलिटी होती है फ्लो करने की, डिफॉर्म करने की अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स। ठीक है। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि स्टैटिक फ्लूइड में क्या होता है कि शियर फोर्स जो होता है वो जीरो होता है, और जो वाटर हो गया या फिर मर्क्यूरी हो गया, एयर हो गया, स्टीम हो गया, ये सब क्या होते हैं फ्लूइड्स के अंदर आते हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ऑल टाइप्स ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस आर नोन एज फ्लूइड्स के नाम से जाने जाते हैं। अब देखते हैं आगे। तो आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो दो चीज़ें होती है, एक तो होता है कोहेशन होता है, दूसरा जो होता है एडेशन होता है। ठीक है। कोहेशन का मतलब क्या हो जाता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम नेचर होता है, और एडेशन का मतलब होता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट नेचर होता है। इसके बाद हमने डेंसिटी के बारे में देखकर जाना था कि डेंसिटी जो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, जो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करती है कि एक यूनिट का वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसको रिप्रेजेंट करती है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हैवीनेस होती है। डेंसिटी जो होती है उसकी यूनिट जो होती है केजी पर मीटर क्यूब होती है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो होती है वो ज़्यादा होती है कैसे डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज़्यादा होती है कैसे डेंसिटी ऑफ द गैसेस से। ठीक है। ये हैवीनेस ऑफ द फ्लूइड को रिप्रेजेंट करती है। इसकी जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 10 की पावर में 3 केजी पर मीटर क्यूब होती है। एचजी की डेंसिटी यानी मर्क्यूरी की जो डेंसिटी होती है 13.6 इंटू 10 की पावर में 3 केजी पर मीटर क्यूब होती है। एयर की जो होती है 1.2 केजी पर मीटर क्यूब होती है जनरली, लेकिन एयर की जो डेंसिटी होती है वो हमेशा वेरी करती रहती है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है। आप लोग जैसे कि अगर मान लीजिए कि एयर की डेंसिटी दो अलग अलग टेम्परेचर से निकालनी हो, तो वो आप वहां से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि P इक्वल टू रो आर टी। ठीक है। रो जो हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के, और अगर प्रेशर भी चेंज कर रहा है तो वहां से भी डेंसिटी चेंज करेगी। ठीक है। इन केस ऑफ द गैसेस और एयर। ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो आगे चलने पर हमने देखा था कि जो स्पेसिफिक वेट होता है या फिर वेट डेंसिटी होती है, वेट पर वॉल्यूम देखा था, जिसको हम लोग रो इंटू जी लिख देंगे। ठीक है। ये समझ में आया था आप लोगों को। इसके बाद में जो स्पेसिफिक वेट होता है वो लोकेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है। ये स्पेसिफिक वेट जो होता है लोकेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन डेंसिटी जो होती है वो लोकेशन पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है। अच्छा, मान लो कि चंद्रमा पर निकालना हो, मून पर निकालना हो हम लोग को स्पेसिफिक वेट, तो वहाँ पे कुछ जो एक्सेलेरेशन जो जी का वैल्यू हो जाएगा वहाँ पे G/6 हो जाता है। ठीक है। मून पे तो वहाँ पे इसलिए स्पेसिफिक वेट जो होता है वो चेंज होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का हम जान लेते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो होती है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड अपॉन में डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड होती है। ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं दो चीजें कि हाइड्रोमीटर का जो यूज होता है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। हाइड्रोमीटर एक इक्विपमेंट है जिसका यूज होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर जो होता है एक सिमिलर वर्ड होता है हाइग्रोमीटर, जिसका यूज होता है वो ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है। अच्छा, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड 1 अपॉन में डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड 2 होती है, उसी को क्या कहा जाता है कि रिलेटिव डेंसिटी कहा जाता है। अब आगे आते हैं कंप्रेसिबिलिटी बीटा का हम चल लेते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी बीटा जो होती है 1 बाई बल्क मॉडुलस होती है। क्या होती है 1 बाई बल्क मॉडुलस की हो जाती है, की वैल्यू जो होती है माइनस का वी डी पी बाई डी वी हो जाता है। ठीक है। के जो होता है बल्क मॉडुलस होता है, तो बल्क मॉडुलस इक्वल टू कितना हो जाता है कि हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस अपन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाता है, तो ये डीपी अपन में डी बाई वी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से निकाल लिया जाएगा। इसके अलावा आप एक बात और याद रखिएगा कि जो के होता है उसको रो बाई डी रो इंटू डीपी भी लिखा जाता है। ठीक है। यानी कि डी बाई वी को जो होता है डी रो बाई रो भी लिखा जा सकता है, और ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा जनरली पूछा जाता है गेट में। ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ जो साउंड होती है, साउंड की जो वेलोसिटी होती है लिक्विड के अंदर वो होती है अंडर रूट में बल्क मॉडुलस बाई डेंसिटी, यानी कि अंडर रूट में के बाई रो होती है। इसके आगे चलते हैं तो हमने देखा कि अगर मैक नंबर जो होगा अगर वो 0.3 से कम होगा, मैक नंबर अगर 0.3 से कम होगा, इसका मतलब क्या कि जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है। अच्छा, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस होता है वो केटी इक्वल टू प्रेशर होता है, और एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस जो होता है गामा टाइम्स होती प्रेशर होता है। प्रेशर की जगह पे हम लोग आरटी लिख सकते हैं। ठीक है। तो या फिर आरटी बाई एम नॉट लिख देते हैं। ठीक है जनरली। इसके आगे चलते हैं तो हमने देखा कि गामा टी हो जाएगा। और आगे विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी जो होती है वो क्या होती है कि इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वन लेयर ऑफ द फ्लूइड टू द एडजेसेंट लेयर, उसको क्या कहते हैं विस्कोसिटी कहते हैं। आगे देखते हैं कि जो मेन रीजन होता है विस्कोसिटी के लिए लिक्विड के केस में वो मोलिकुलर बॉन्डिंग होती है, जबकि गैसेस के केस में यह मोलिकुलर कोलिजन होता है। इसलिए अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लिक्विड के केस में क्या हो जाएगा कि मोलिकुलर बॉन्डिंग डिक्रीज होगी और क्या हो जाएगा हिंस विस्कोसिटी डिक्रीज होगी। लेकिन गैसेस के केस में क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे मोलिकुलर कोलिजन बढ़ते हैं, और वैसे वैसे विस्कोसिटी क्या होती है बढ़ती चली जाती है। तो ये बात आप ध्यान
ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो होता है वो टाउ इक्वल टू म्यू ड्यू बाय डी होता है। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी ने कहा था कि जो शियर स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के, ठीक है। अच्छा, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन का जो फॉर्मूला देख लीजिए आप, कितना हो जाएगा कि टाउ वाई जेड या फिर टाउ जेड वाई इक्वल टू जो जाता है कि म्यू ब्रैकेट में डेल डब्ल्यू बाय डेल वाई प्लस डेल वी बाय डेल जेड ऐसे लिखा जा रहा है, ठीक है। वाई जेड प्लेन के लिए लिखना हो, एक्स वाई प्लेन के लिए लिखना हो तो म्यू डेल वी बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई, तो ये एक्स यहाँ पर आ जाएगा, ये उसका वाई लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। वाई के कंपोनेंट का वेलोसिटी यहाँ जाएगा और एक्स के कंपोनेंट का वेलोसिटी यहाँ जाएगा, ठीक है। और ये म्यू अपना विस्कोसिटी रहेगा, डायनामिक विस्कोसिटी रहेगा। इसके आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं। फोर्स इक्वल टू जो होता है कि म्यू ए वी बाय वाई होता है, जो विस्कोसिटी ऑफ द वाटर अपॉन विस्कोसिटी ऑफ द एयर का रेशियो होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 55 होता है, ये याद रखिएगा। जो डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है केजी पर मीटर सेकंड होती है, ठीक है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होता है वो क्या होता है कि डायनेमिक विस्कोसिटी पर यूनिट डेंसिटी होता है, जिसकी यूनिट जो होती है वो मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है। डायनेमिक विस्कोसिटी जो होती है वो क्या शो करती है कि रेजिस्टेंट टू द मोशन शो करती है, लेकिन काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होती है वो रेजिस्टेंट टू द मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर को शो करती है, ठीक है। और कभी कभी देखा जाता है कि जो एक्चुअली जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है वो एयर की ज्यादा होती है, किससे, काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द वाटर से, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट जो होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है, कभी कभी स्टोक्स में भी यूनिट दी होती है, तो आप वहां पर जान लीजिएगा कि 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड जो होता है वो 10 की पावर 4 स्टोक्स के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 1 मीटर पर सेकंड जो होता है 10 की पावर 4 स्टोक्स के बराबर होता है। और 1 केजी पर मीटर सेकंड जो होता है वो 10 पॉइंट्स के बराबर होता है। सूथरलैंड इक्वेशन पे चलते हैं कि जो डायनामिक विस्कोसिटी होती है गैस की वो रूट के प्रोपोर्शनल होती है, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होती है वो टी पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल होती है। एक क्वेश्चन आया हुआ था गेट में, मुझे याद नहीं कि कब आया था एक्चुअली, लेकिन एक क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि एक टेम्परेचर पर काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी हुई थी गैस की, फिर अगले टेम्परेचर पर काइनेमेटिक विस्कोसिटी पूछ दी गई थी कि इस टेम्परेचर पर कितनी होगी, तो वहां पर इसी का यूज करना था, प्रोपोर्शनैलिटी का यूज करना था। टेम्परेचर प्रोपोर्शनल होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। आगे चलते हैं, तो जो नॉन न्यूटन फ्लूइड की जो स्टडी होती है उसको रियोलॉजी कहा जाता है। नॉन न्यूटन फ्लूइड के केस में जो होता है टाउ इक्वल टू ए डी बाई डी के होल पावर में n प्लस बी होता है। इसमें टाउ जो होता है शियर स्ट्रेस है, बी जो होता है वो कांस्टेंट है, ए और बी दोनों कांस्टेंट है, एन जो होता है वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट मतलब हर एक फ्लूइड के लिए चेंज होता है, ठीक है, डिपेंड करता है। अगर डायलेक्ट्रिक फ्लूइड होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा, स्यूडो प्लास्टिक के केस में क्या हो जाता है कि एन जो होता है लेस देन 1 हो जाता है, बी इक्वल टू 0 हो जाता है। स्यूडो प्लास्टिक को लोग शियर थिनिंग फ्लूइड्स कहते हैं, और वही डायलेक्ट्रिक जो होते हैं उनको शियर थिकनिंग फ्लूइड्स कहा जाता था। बिंगम प्लास्टिक के केस में क्या होता है कि एन इक्वल टू 1 हो जाता है, बी इक्वल टू 0 हो जाता है। रियोपेक्टिक में क्या हो जाता है कि म्यू जो होता है वो ग्रेटर देन बढ़ता चला जाता है टाइम के साथ में, जैसे कि हम लोग जिप्सम इन वाटर मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, विस्कोसिटी जो होती है टाइम के साथ में बढ़ती चली आती है। और जबकि थिक्सोट्रोपिक जो होते हैं उनमें क्या होता है कि विस्कोसिटी जो होती है टाइम के साथ में घटती चली आती है, ठीक है, ये बात हो जाती है। उसके बाद में जो सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन होता है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। अच्छा, एक बात जान लेते हैं कि जो टेम्परेचर बढ़ता है तो सरफेस टेंशन जो होता है उसकी वैल्यू घटने लगती है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ में क्या होती है कि सरफेस टेंशन की वैल्यू घटने लगती है। डिटर्जेंट्स का यूज़ किया जाता है जब क्लोथ्स वगैरह को साफ करने के लिए। एक्चुअली होता है क्या है ना कि जब डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं तो जो उसका सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज करने लग जाता है, ठीक है। सरफेस टेंशन क्या होता है कि डिक्रीज करने लग जाता है, और सरफेस टेंशन अगर डिक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा कि जो डस्ट पार्टिकल्स है वो आसानी से लीव कर देंगे। अब आगे चलते हैं कि जो एक्सेस प्रेशर होता है लिक्विड ड्रॉपलेट के अंदर वो 2T/R होता है। एयर के अंदर जो होता है, एयर बबल के अंदर जो होता है एक्सेस प्रेशर 4T/R होता है, इसको गॉज प्रेशर भी कहा जाता है, ठीक है। लिक्विड जेट के अंदर कितना हो जाएगा, T/R हो जाएगा। कैपिलैरिटी के लिए हम लोग जानते हैं कि उसमें एक तो दो फिनोमेना होता है, एक तो कैपिलरी राइज होता है, दूसरा कैपिलरी फॉल होता है। तो कैपिलरी राइज होता है वो किसमें होता है, S2 एंड ग्लास ट्यूब में होता है, इसमें एडिशन होता है, एडिशन होगा तभी तो कैपिलरी राइज करेगा, ठीक है। तो एडिशन का मतलब क्या होगा था कि एक और मतलब एक वाटर और ग्लास बीच का फोर्स हो जाएगा, ठीक है। कोहेशन का मतलब क्या हो जाएगा कि सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे वाटर के वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा। HG एंड ग्लास ट्यूब के बीच में होता है, ठीक है, कैपिलरी फॉल। और इसकी जो H की वैल्यू आती है, कितना नीचे फॉल करेगा कितना ऊपर राइज करेगा, उसकी वैल्यू हो जाती है 2T cos थीटा अपॉन में rho g r हो जाती है, ठीक है। 2T cos थीटा अपॉन में rho gt हो जाएगी अगर कैपिलरी राइज बिटवीन टू फ्लैट प्लेट की बात की जा रही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि जो प्रेशर होता है वो क्या होता है कि हमेशा कंप्रेसिव होता है नेचर में। प्रेशर जो होता है नॉर्मल फोर्स पॉइंट एरिया होता है। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसको लेकर, ठीक है। तो जो प्रेशर होता है अगर हम लोग उसको मोहर सर्कल पे बनाए तो उसका जो रेडियस होगा वो 0 होगा। तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार गेट में पूछा गया है, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम से पूछा जाता है एक्चुअली। एक तो होता है, देखो ये एक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, दूसरा होता है वो गॉज प्रेशर होता है, ठीक है। गॉज प्रेशर क्या होता है कि एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ भी हो सकता है एक्चुअली, ठीक है। हम अगर कुछ नहीं दिया है तो हम लोग 1 atm मान के चलते हैं। अच्छा, वैक्यूम प्रेशर क्या हो जाता है कि वैक्यूम प्रेशर जो होता है ऑल दोज नेगेटिव प्रेशर्स, ऑल दोज नेगेटिव गॉज प्रेशर्स को ही क्या कहा जाता है, वैक्यूम प्रेशर कहा जाता है, ये याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद में चलते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक लॉ होता है। हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या कहता है कि जो नीचे मतलब वेरिएशन ऑफ द प्रेशर होता है वो कैसे होता है कि H के प्रोपोर्शनल में हो जाता है, तो ठीक है, dp/dh = ρ × g हो जाता है, ठीक है।
इसके बाद ये जान लेते हैं यूनिट कन्वर्जन के बारे में कि 180 में जो होता है 1.01 बार होता है, 101.3 किलो पास्कल होता है, 760 में एच होता है, 10.3 मीटर ऑफ वाटर कॉलम होता है। ठीक है, पी जो होता है वो क्या होता है कि प्रेशर पी इक्वल टू होता है कि पी नॉट प्लस रो जी एच होता है। अगर नीचे आते हैं तो प्रेशर पर रो जी एच से घटता है बढ़ता है, और ऊपर आते हैं तो रो जी एच से प्रेशर घटता है। ठीक है, ये बातें जान लीजिए आप। इसके अलावा जो होता है कि अगर एक कॉलम में दिया है दूसरे कॉलम में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या रो वन जी एच वन इक्वल टू रो टू जी एच टू इक्वल टू प्रेशर लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर एस वन एस टू भी लिखा जा सकता है। ठीक है, सारे फ्लूइड्स के लिए ये वैलिड होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो आगे जाने पर हमने देखा कि पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि इफ द प्रेशर इनसाइड द फ्लूइड इज चेंज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट देन द प्रेशर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द फ्लूइड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एफ बाई ए, जितना आप यहाँ से प्रेशर लगाए उतना यहाँ से उठेगा। ठीक है, तो डब्ल्यू बाई ए हो जाएगा, जितना यहाँ पे वॉल्यूम फॉल किया उतना यहाँ पे वॉल्यूम ऊपर जाएगा और राइज करेगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू एक्स इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका इंटू ऊपर वाई से जा रहा है। ठीक है, अच्छा, या हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स ये कहता है कि शेप कुछ भी हो कंटेनर का, प्रेशर तो नीचे सेम ही रहेगा, रो जी एच का ही रहेगा, पी नॉट प्लस रो जी एच ही रहेगा, और डिपेंड नहीं करता कि वो कुछ भी शेप हो। ठीक है, तो ये चीज आती है। उसके बाद आगे चलते हैं तो थोड़े और फॉर्मूलाज पढ़ ले जाते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द प्लेन सरफेस पे बात कर लेते हैं कि जो प्लेन इंक्लाइंड सरफेस होती है उन पर क्या फोर्स लगता है, तो उस पर फोर्स लगता है रो जी ए एक्स बार लगता है। यहाँ पे डब्ल्यू जो होता है वो स्पेसिफिक वेट है जिसकी वैल्यू रो जी है, तो मैंने रो जी ए एक्स बार कह दिया। ए जो होता है कि सरफेस एरिया इन द कॉन्टेक्ट ऑफ द फ्लूइड है, ये जो होता है कि सरफेस एरिया इन द कॉन्टेक्ट ऑफ द फ्लूइड है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है कि सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू जो होती है वो एक्स बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ए एक्स बार हो जाती है। ठीक है, सेंटर ऑफ प्रेशर मतलब कहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, जहाँ पर रो जी एक्स बार ये फोर्स जो है जहाँ पर एक्ट कर रहा है उसी को सेंटर ऑफ प्रेशर कहा जाता है। इसके लिए हो जाती है एक्स बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ए एक्स बार हो जाता है। आई जी जो है वहाँ पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस है। ठीक है, आगे चलते हैं कि एक दो तीन लाइन पढ़ लेते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स रिमेंस अनचेंज विद द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के साथ में ये बिल्कुल चेंज नहीं होता है। ठीक है, और आगे चलते हैं कि सेंटर ऑफ प्रेशर कैन नेवर लाई अबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो सेंटर ऑफ प्रेशर जो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कभी भी ऊपर लाई नहीं कर सकता। आगे देख लेते हैं हम लोग कुछ चीजें। और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द कर्व सरफेस जो होता है क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑन द कर्व सरफेस होता है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑन द कर्व सरफेस क्या होता है, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑन द कर्व सरफेस इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड, कि वेट कितना कंटेन किया जा रहा है, ये मैंने पिछली वाली वीडियो में भी बताया था। ठीक है, तो एफ नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट में एफ यू स्क्वायर प्लस एफ ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। आगे चलते हैं तो हमने देखा था कि जो प्रेशर डायग्राम का जो वॉल्यूम होता है वही क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होता है। बायोसी फोर्स होता है रो ऑफ लिक्विड इनटू वी सबमर्ज्ड इनटू जी के बराबर हो जाता है। कितना अंदर डूबेगा वो कितना हो जाएगा कि रो ऑफ बॉडी पर यूनिट डेंसिटी इनटू पूरा हाइट एच हो जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि बॉडी कभी भी अपने बॉडी अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आके रुक जाए। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि बॉडी कभी भी अपने वापस से वो उस पोजीशन पर नहीं पहुंचेगी जहां से वो स्टार्ट हुई थी। ठीक है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है किसी एक पोजीशन पर जाके वो रुक जाएगी, किसी एक पोजीशन पर जाके वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, ये देखते हैं तो अब यहाँ पे चलते हैं कि अ फ्लोटिंग बॉडी अंडर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ अ स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, अब अच्छा बात कर लेते हैं कि अगर बॉडी जो होता है कंप्लीटली सबमर्ज्ड होता है उस केस में क्या होता है कि सेंटर ऑफ बैलेंस जो होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के से ऊपर होनी चाहिए तभी स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और पार्शियली अगर सबमर्ज्ड है तो उस केस में सेंटर मेटा सेंटर जो होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर होना चाहिए तब इक्विलिब्रियम होगा। यानी कहा जाता है कि जीएम जो होता है पॉजिटिव होना चाहिए। जीएम की वैल्यू जो होती है बीएम माइनस बीजी होती है। बीएम की वैल्यू जो होती है वो होती है आई बाई वी से निकल जाती है। आई जो होता है वो लीस्ट मोमेंट ऑफ द इनर्शिया होता है ऑफ द सरफेस फॉर्म्ड एट द फ्री सरफेस पे जो होता है, ये समझेंगे। आई आगे क्या है, ठीक है। वी जो होता है वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होता है, कितना वॉल्यूम फ्लूइड का जो है डिस्प्लेस हुआ है। आगे देख लेते हैं जीएम की वैल्यू जो होती है बीएम माइनस बीजी होती है। टी इक्वल टू जो होता है कि 2 पाई केजी अपॉन में रूट ऑफ जी इंटू जीएम होता है। केजी जो होता है रेडियस ऑफ द गायरेशन है। ठीक है, हमने जब आई बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था तो इसमें आई होता है इस वाले सरफेस के लिए जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म्ड एट द फ्री सरफेस कहा था ना, तो उसका एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया आता है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि इनका ये एक्सपेरिमेंट डिटर्मिनेशन ऑफ द मेटासेंट्रिक हाइट, कभी कभार क्वेश्चन पूछ दिया गया था गेट में। तो जीएम की वैल्यू जो होती है डब्ल्यू बार एक्स अपॉन में डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बार टेन थीटा हो जाती है। यहाँ पर ये शिफ्ट था, ठीक है, और यहाँ पे वेट डब्ल्यू रखा गया था। तो डब्ल्यू जो होता है कितना मूव कर जाएगा ट्रांसफर, उसको डिस्प्लेसमेंट उसको एक्स कहा जाएगा। डब्ल्यू बार जो होता है डब्ल्यू डैश जिसको कह देते हैं उसको मूवेबल वेट होता है। डब्ल्यू जो होता है शिप का वेट होता है। थीटा जो होता है वो एंगल ऑफ टिल्ट ऑफ द शिप होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे चलते हैं तो हमने देखा कि स्टोक्स लॉ जो होता है क्या लगता है कि टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करते समय लगता है जो ड्रैग फोर्स होता है ऑन द स्फीयर जो कि अंदर जा रहा था फ्लूइड के अंदर, तो कितनी हो जाती है उसकी वैल्यू 3 पाई डी म्यू वी हो जाती है। कितनी हो जाती है 3 पाई डी म्यू वी हो जाती है।
आगे चलते हैं, तीन चार चीज़ों के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो एक तो होता है स्टडी फ्लो होता है, दूसरा जो होता है एक अनस्टडी फ्लो होता है, ठीक है। एक होता है स्टडी फ्लो, एक होता है अनस्टडी फ्लो, और एक होता है यूनिफॉर्म फ्लो होता है, दूसरा जो होता है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होता है। स्टडी फ्लो में क्या होता है कि टाइम के साथ में चेंज नहीं होती है वेलोसिटी या फिर जो डेंसिटी होती है। अनस्टडी में क्या होता है टाइम के साथ में चेंज होती है। यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब हो जाता है कि क्रॉस सेक्शन के साथ में चेंज नहीं हो रहा, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या जाता है कि क्रॉस सेक्शन के साथ में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ हो जाती है। उसके बाद लमिनार फ्लो हो जाता है कि एक लाइन में फ्लो कर रहे हैं सारे पार्टिकल्स, कोई भी इंटरमिक्सिंग नहीं हो रही, उसी को लमिनार फ्लो कहते हैं। टर्बुलेंट फ्लो का मतलब क्या होता है कि लाइन में मिक्सिंग हो रही है, ठीक है, उनकी। रोटेशनल फ्लो क्या हो जाता है कि रोटेशनल फ्लो में क्या होता है कि फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड वो अपने मास सेंटर के अबाउट रोटेट करता है, ठीक है। ये चीज़ होती है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि स्ट्रीम लाइन, दो स्ट्रीम लाइन जो होती है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। स्ट्रीम लाइन होती क्या है कि इट इज एन इमेजिनरी कर्व ड्रॉन इन द स्पेस दैट द टेंजेंट ड्रॉन टू इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम गिव्स द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड फ्लो एट दैट पॉइंट पे, वहां पर देती है वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड फ्लो देती है। देखिए इसकी जो इक्वेशन होती है स्ट्रीम लाइन की होती है dx अपॉन में u इक्वल टू dy अपॉन में v इक्वल टू dz अपॉन में w। अच्छा, एक बात तो कंफर्म है कि यहाँ से स्ट्रीम लाइन से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद जान लेते हैं कि पाथ लाइन क्या होता है। तो लाइन फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द लोकेशन ऑफ अ सिंगल फ्लूइड पार्टिकल एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, उसको पाथ लाइन कहा जाता है। पाथ लाइन जो होती है कैन इंटरसेक्ट इटसेल्फ आल्सो, अपने को भी इंटरसेक्ट कर सकती है। इसके बाद देख लेते हैं कि स्ट्रिक लाइन क्या हो जाती है कि इट इज द लोकस ऑफ डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ सिंगल फिक्स्ड पॉइंट एट अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। ये होती है स्ट्रिक लाइन। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि जो एयर के केस में क्या होता है कि रो1 एयर v1 इक्वल टू रो2 a2 v2 हो जाता है। अगर एयर नहीं हो, वहाँ पर लिक्विड हो, तो एक्चुअली लिक्विड की डेंसिटी चेंज नहीं होती है, तो उसके केस में क्या होता है कि a1 v1 इक्वल टू a2 v2 हो जाता है। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है। अच्छा, कंटिन्यूटी इक्वेशन, जनरलाइज कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वो क्या हो जाती है कि डेल रो बाय डेल टी प्लस डेल बाय डेल एक्स ऑफ द रो यू प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ द रो वी प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ द रो डब्ल्यू इक्वल टू 0 हो जाता है। इन कंप्रेसिबल फ्लो के केस में क्या हो जाता है कि डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल के बारे में जान लेते हैं। अगर आपको एक एक्स निकालना है, यानी कि एक्सेलरेशन इन द एक्स का डायरेक्शन निकालना है, तो आप यू को डिफरेंशिएट करते चले जाइएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी मतलब कन्वेक्टिव कंपोनेंट रहेंगे उनके साथ में आप यू को ऐड यहाँ पे यू से मल्टीप्लाई कर दिएगा, वी से मल्टीप्लाई कर दिएगा, डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर दिएगा। इन सबको क्या कहा जाता है कि लोकल कंपोनेंट कहा जाता है कि डेल यू बाय डेल टी, डेल वी बाय डेल टी और डेल डब्ल्यू बाय डेल टी को जो होता है कि लोकल कंपोनेंट कहा जाता है। बाकी ये सब जो होते हैं कन्वेक्टिव कंपोनेंट कहे जाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, तो रोटेशन का जान लेते हैं। तो जो रोटेशन निकाला जाता है वो होता है कि हाफ कर्ल ऑफ व्यू होता है। क्या हो जाता है कि हाफ कर्ल ऑफ व्यू हो जाता है। इसे मान लीजिए कि ओमेगा एक्स निकालना हो तो क्या हो जाएगा कि 1/2 डेल बाय डेल वाई माइनस का डेल बाय डेल जेड, और वाई के यहाँ पर क्या आ जाएगा कि जेड के सामने वाली जेड के अलॉन्ग वेलोसिटी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा कि वाई के अलॉन्ग वाली वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। आप ये समझ सकते हैं। वोटिसिटी जो होती है 2 इंटू ओमेगा जेड होती है। सर्कुलेशन जो होता है वोटिसिटी इंटू एरिया इनक्लोज होता है। आगे चलते हैं तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाई का आता है कि माइनस का डेल फाई बाय डेल एक्स इक्वल टू यू हो जाता है, माइनस का डेल फाई बाय डेल वाई इक्वल टू वी हो जाता है, और माइनस का डेल फाई बाय डेल जेड जो होता है वो डब्ल्यू के बराबर हो जाता है। तो फाई होता है उसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, इस तरह से डिफाइन होता है। इसके अलावा होता है कि डेल टू फाई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू फाई बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, अगर जीरो आ रहा है तो होता है लैप्लास इक्वेशन। अगर फाई जो होता है वो सेटिस्फाई करता है लैप्लास को, इसका मतलब जो होता है कि फ्लो जो होता है पॉसिबल है, और अगर नहीं सेटिस्फाई करता है लैप्लास इक्वेशन को, मतलब इसका क्या कि फ्लो जो होता है पॉसिबल नहीं है। पोटेंशियल फ्लो कभी कभी लिखा होता है तो उसका मतलब होता है कि रोटेशनल फ्लो है, ठीक है। ओमेगा जेड या फिर ओमेगा एक्स या फिर ओमेगा वाई 0 है, ठीक है। अगर पोटेंशियल फ्लो दिया हुआ है तो यू की वैल्यू जाती है कि माइनस का डेल सा बाय डेल वाई जाती है, वी की वैल्यू जाती है डेल सा बाय डेल एक्स हो जाती है। इसमें साई जो है वो स्ट्रीम फंक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। तो साई अगर सेटिस्फाई करता है लेप्लास को, ठीक है, तो फ्लो क्या हो जाएगा, इरोटेशनल हो जाएगा। अगर साई अगर लेप्लास को सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब इसका क्या कि जो फ्लो है वो रोटेशनल है। इसके अलावा स्ट्रीम लाइन का जो स्लोप होता है वो होता है वी बाई यू होता है। इक्विपोटेंशियल लाइन का जो स्लोप होता है वो होता है माइनस का यू बाई वी होता है, मतलब कि दोनों का ही क्या स्लोप अगर मल्टीप्लाई करोगे स्ट्रीम लाइन का और इक्विपोटेंशियल लाइन का तो वो -1 आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब तो फ्लूइड डायनामिक्स में आ जाते हैं। तो फ्लूइड डायनामिक्स में पहले जाते हैं, सबसे पहले तो इक्वेशन याद रख लेते हैं कि क्या हो जाती है। बर्नौली की इक्वेशन होती है पी बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय 2g प्लस जेड इक्वल टू कांस्टेंट होती है। ये चीज याद है आपको। प्रेशर एक कहा जाता है, एक क्या होता है प्रेशर हेड होता है, वेलोसिटी हेड होता है, और क्या हो जाता है कि डेटा हेड हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर दिया हो जाता है वो अल्फा मल्टीप्लाई हो जाता है हाफ रो वी स्क्वायर में, ठीक है। जो पी प्लस रो जी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कांस्टेंट लिखते हैं ना, तो उसमें अल्फा मल्टीप्लाई हो जाता है। आगे चलते हैं, जो कि बर्नौली इक्वेशन थी। वेंचुरोमीटर को जान लेते हैं। वेंचुरोमीटर क्या होती है, कन्वर्जिंग डिवाइस होती है जिसका यूज होता है डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए। क्या आता है इसमें, जो डिस्चार्ज की वैल्यू आती है, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज वैल्यू, वो आती है a1 a2 अपॉन में अंडर रूट में a1 स्क्वायर माइनस का a2 स्क्वायर इनटू रूट 2 gh हो जाती है। इसमें a2 जो होता है वो मिनिमम एरिया था, ठीक है। h की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। वो कैसे निकाल लेते हैं कि बैरोमीट्रिक हाइट दी होती है वहां से निकाली जाती है। तो h की वैल्यू जो होती है x ब्रैकेट में sm बाय s माइनस 1 होती है, ठीक है। h की वैल्यू कितनी होती है, x ब्रैकेट में sm बाय s माइनस 1 हो जाती है। x जो होता है वो बैरोमेट्रिक फ्लूइड जो होता है उनके बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है। मतलब कितना हाइट एक जगह पे ऊपर गया है, ठीक है, उनके बीच में डिफरेंस होता है।
उनके हेड के बीच का डिफरेंस। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि जो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है इसके लिए कितना हो जाता है, वेंचुमीटर के लिए 0.94 से लेकर 0.98 के बीच में होता है। मतलब क्या कि कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है कि क्यू एक्चुअल अपन में क्यू थ्योरेटिकल होता है, तो इसलिए मतलब समझ में आता है कि अगर ज़्यादा है डिस्चार्ज, इसका मतलब क्या कि लॉसेस बहुत कम हो रहे हैं, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है और एक्सपेंसिव डिवाइस होती है एक्चुअली। पहली बात तो इसके अंदर जो अल्फा यानी कन्वर्जेंस एंगल होता है वो होता है कि 20 से लेकर 22 डिग्री के बीच में हो सकता है, और बीटा जो होता है कि डाइवर्जेंस एंगल जो कि 8 डिग्री से कम ही होता है। इसके आगे चलते हैं, तो आगे हम चलते हैं तो बात कर रहे थे कि जो एल्बोमीटर होता है उसका यूज़ भी डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए किया जाता है, लेकिन किसके में वर्टिकल सेगमेंट में किया जाता है, वर्टिकल सेगमेंट में डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा अगर कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज दिया हो तो कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इनटू कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम जो होता है वही क्या हो जाता है कि कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हो जाता है। ओरिफिस मीटर में बात कर लेते हैं कि ओरिफिस मीटर भी एक चीप डिवाइस होती है, सस्ती डिवाइस होती है, जिसका यूज होता है मेजर करने के लिए किया जाता है डिस्चार्ज को। उसके बाद बात कर लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है क्या जाता है कि एक्चुअल मिनिमम एरिया अपॉन में थ्योरेटिकल मिनिमम एरिया हो जाता है, कि आपने यहाँ पर दबाया था, आपको लगा था कि यहाँ पर मिनिमम एरिया आएगा, लेकिन मिनिमम एरिया कुछ दूरी पर आगे आता है जिसको हमने A2 कह दिया है। ठीक है, इसमें जो डिस्चार्ज की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी कि CD A1 A0 अपॉन में A0 में A1 स्क्वायर माइनस A0 स्क्वायर इनटू रूट 2 ये आ जाएगी। H वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, H इक्वल टू X वेक्टर में SM बेस माइनस होती है। पिटोट टिप की बात कर लेते हैं, तो पिटोट टिप का जो यूज होता है वो वेलोसिटी को मेजर करने के लिए क्या आता है, उसमें जो वेलोसिटी आती है वो आती है √2g स्टैग्नेशन हेड माइनस का स्टैटिक हेड के बराबर आती है, और वही √2g h में लिख सकते हैं। h की वैल्यू जो होती है x ब्रैकेट में SM बाय -1 से निकाल लिया जाएगा, मैग्नेटिक ट्यूब लगाया गया होगा। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं, तो आगे हम लोग देखते हैं कि अब एक बात जान लेते हैं कि जो q इक्वल टू होता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द एरिया, वो वेलोसिटी लेते हैं जो कि परपेंडिकुलर हो एरिया के, तो वो वाली वेलोसिटी लिया जाता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू जो होती है रो VD बाय मी हो जाती है, इसमें v जो होता है v एवरेज होता है, d होता है डायमीटर होता है। ठीक है, डी होता है क्या होता है कि डायमीटर होता है। आगे चलते हैं हम लोग, तो रेनॉल्ड नंबर जो होता है पाइप के केस में 2000 से कम होना चाहिए, अगर लैमिनार फ्लो देखना है 4000 से ज़्यादा होना चाहिए टर्बुलेंट के लिए, और प्लेट के केस में जो होता है 5 लाख से कम होना चाहिए और 5 लाख से ज़्यादा होना चाहिए टर्बुलेंट के लिए। आगे चलते हैं कि जो हेड लॉस होता है उसके बारे में जान लेते हैं, तो हेड लॉस अगर डार्सी वेज़बर्ग इक्वेशन में चले तो FL स्क्वायर बाय 2GD हो जाता है, या फिर FL स्क्वायर बाय 12.1 D की पावर में 5 हो जाता है। ठीक है, अब आगे और चला जाए तो हम लोग देखते हैं कि अगर पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है, ठीक है, पाइप के अंदर में फ्लो हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि जो टाउ की वैल्यू आती है यानी सी रेजिस्टेंस वैल्यू आती है माइनस का डेल्पी बाय डेल्टा इनटू R बाय 2 आती है, माइनस का डेल्पी बाय डेल्टा इनटू R बाय 2 आती है। जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आता है वो कितना आता है कि U अपन में U मैक्स वैल्यू आती है 1 माइनस का छोटा R स्क्वायर बाय बड़ा R स्क्वायर, इसको हमने ऐसे याद किया है। ठीक है, अब ऐसे भी याद रखिएगा कि U इक्वल टू जो होता है वो कितना जाता है कि U बराबर U मैक्स ब्रैकेट में 1 माइनस का छोटा R स्क्वायर बाय बड़ा R स्क्वायर जाता है। ठीक है, अच्छा जो एवरेज वेलोसिटी आती है वो सेंटर लाइन से 0.707 R पे आती है, ये याद रखिएगा। जो एवरेज वेलोसिटी आती है वो u max by 2 आ जाती है। जो प्रेशर ड्रॉप आता है वो कितना आता है कि 8 म्यू वी एल बाय आर स्क्वायर आता है, या फिर 32 म्यू वी एल बाय डी स्क्वायर कह सकते हैं आप लोग। जो फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू आती है 64 बाय रेनॉल्ड नंबर आती है। ठीक है, इसके केस में टाउ नोट की वैल्यू जो होती है वो लैमिनार के लिए जो होती है कि 8 म्यू वी बाय डी हो जाती है। टाउ नोट की वैल्यू जो होती है रो एफ वी स्क्वायर बाय 8 कहा जाता है। टाउ नोट जो कि वोल्ट शेयर डिस्टेंस था। ठीक है, अच्छा बीटा मोमेंटम करेक्शन फैक्टर पर जान लेते हैं, तो बीटा जो होता है मोमेंटम करेक्शन फैक्टर वो 1 बाय ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ द यू स्क्वायर डी हो जाता है। अच्छा काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर में हम बात कर लेते हो तो कितना हो जाता है कि 1 बाय ए का क्यू इंटीग्रेशन यू क्यूब डी हो जाता है। अब दो चीजें याद रख लेते हैं कि अल्फा यानी काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर इन केस ऑफ द लैमिनार एंड टर्बुलेंट कितना हो जाएगा कि 2 हो जाएगा और 1.33 हो जाएगा। बीटा की वैल्यू कितनी जाएगी 1.33 और 1.2 हो जाएगी, ये चीज हो जाएगी। अब आगे चलते हैं, तो अब प्लेट के अंदर बात कर लेते हैं, तो प्लेट के अंदर अगर फ्लो हो रहा है तो उस केस में जो u बराबर आता है, u की वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है, u की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी कि u बराबर हो जाएगा माइनस का 1/2 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स इंटू बी वाई माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। u मैक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी कि माइनस का 1/8 म्यू बी स्क्वायर हो जाएगी, माइनस का 1/8 म्यू बी स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, आशा है आप लोग समझ रहे हैं। अब आगे चलते हैं, तो डिस्चार्ज के बारे में जान लेते हैं, तो डिस्चार्ज की वैल्यू जो आती है वो कितनी हो जाती है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी हो जाएगी। वेलोसिटी कितनी ली जाएगी एवरेज वेलोसिटी, तो 2/3 ऑफ टाइम्स ऑफ द यू मैक्स हो जाएगा। जो प्रेशर ड्रॉप आता है कितना आता है कि 12 म्यू वी एल बाय बी स्क्वायर आ जाएगा। जो शियर स्ट्रेस कितना आ जाएगा माइनस का डेल वी बाय डेल एक्स इनटू बी बाय 2 माइनस वाई हो जाएगा। वाई कहाँ से था, डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल से था। ठीक है, प्लेट वॉल से था। पुट्टी फ्लो में क्या होता है कि एक प्लेट तो फिक्स होती है, दूसरी प्लेट मूव कर रही होती है। हमने फ्रिक्शन कोएफिशिएंट देखा था कि एच एल की वैल्यू जो होती है FL क्यू स्क्वायर 12.1 डी की पावर में 5 हो जाती है। इसके बाद चेजस फार्मूला का भी हम लोग यूज़ करते हैं फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो v इक्वल टू जो होता है सी अंडर रूट में mi होता है। जो चेजस कॉन्स्टेंट सी की वैल्यू आती है वो अंडर रूट में 8g बाय एफ आती है। m जो होता है वो d बाय 4 होता है, यानी कि m हमने कहा था कि हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का था। ठीक है, और i जो था इसमें हाइड्रोलिक स्लोप था, जिसकी वैल्यू जो कितनी हो जाएगी 10 इक्वल टू HL अपन में h हो जाएगी।
अब देखिए जो कुछ माइनर लॉसेस होते हैं जो 5% होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, वो कहाँ पर कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं कि वो होते हैं कि सडन एक्सपांशन लॉसेस से ले लिया जाता है, ठीक है। कितना हो जाएगा सडन एक्सपांशन लॉस, देख लेते हैं। V1 स्क्वायर बाई 2G ब्रैकेट में 1 माइनस A1 बाई A2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद एग्जिट लॉस के बारे में बात कर लेते हैं। तो एग्जिट लॉस जो होता है उसकी वैल्यू होती है V स्क्वायर बाई 2G। सडन कॉन्ट्रैक्शन लॉस जो होता है वो कितना हो जाता है कि 0.5 टाइम्स V स्क्वायर बाई 2G हो जाता है। सडन एंट्री लॉस भी जो होता है वो 0.5 टाइम्स V स्क्वायर बाई 2G होता है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग को लॉस फाइंड करने के लिए क्या जाता है पाइप के अंदर, तो आप पाइप के अंदर ये ध्यान रखिएगा कि एक सडन कंट्रैक्शन लॉस होगा और क्या हो जाएगा सडन एंट्री लॉस, प्लस जो हो जाएगा वो HLB होगा, यानी कि हेड लॉस हो जाएगा पाइप के अंदर का, जो कि FL V स्क्वायर बाई 2GD से आ जाएगा, डार्सी वेसबर्ग के इक्वेशन से आ जाएगा। इसके अलावा बेंड लॉस भी कभी कभी देखा जाता है, तो K टाइम्स ऑफ द V स्क्वायर बाई 2G हो जाता है। आगे चलते हैं तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज द लाइन डिफाइंड एज द लाइन फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग द पीजोमेट्रिक हिट्स को जो जोड़ने से हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बनती है। टोटल एनर्जी लाइन जो होती है टोटल एनर्जी के पॉइंट्स को जोड़ने से बनती है, ठीक है, ये बात हो जाती है। अच्छा, जो हम लोग बात करते हैं कि पाइप्स अगर सीरीज में होती है तो उस केस में क्या हो जाएगा कि जो हेड लॉस होता है वो सबका ऐड हो जाएगा, हर एक पाइप का ऐड हो जाएगा, और जो डिस्चार्ज रहेगा हर एक पाइप के अंदर सेम रहेगा। पाइप्स पैरेलल में हो तो डिस्चार्ज जो होता है वो बढ़ जाएगा, जबकि हेड लॉस जो होता है वो सेम रहेगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। आगे चलते हैं और देखिए दो वोर्टेक्स मोशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो फोर्स्ड वोर्टेक्स मोशन था और दूसरा क्या था कि फ्री वोर्टेक्स मोशन था, ठीक है। फोर्स्ड वोर्टेक्स मोशन में क्या था कि जो V इक्वल टू R ओमेगा एप्लीकेबल होता है, ठीक है, इसमें बर्नौली इक्वेशन जो होती है वो एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल एजेंसी का यूज किया जाता है, एक्सटर्नल टॉर्क का यूज होता है, ठीक है। फ्री वोर्टेक्स फ्लो में जो होता है कि बर्नौली इक्वेशन एप्लीकेबल होती है, ठीक है, बर्नौली इक्वेशन की एप्लीकेबल होती है। और आगे चलते हैं कि इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसे जान लेते हैं कि ये जो हाइट H आती है इसमें हम लोग देखे हैं कि जब हम लोग स्टिक से रोटेट करते हैं, लकड़ी से रोटेट कर रहे होते हैं या फिर किसी चीज़ से, तो क्या होता है कि जो हाइट ऊपर तक जाता है उसकी वैल्यू जाती है कितनी आती है ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर बाई 2G। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं कि V स्क्वायर बाई 2G वॉल्यूम जो होता है वो पाई R स्क्वायर H बाई 2 हो जाता है, ठीक है। ये जो पैराबोला का जो वॉल्यूम बनाया कितना हो जाएगा कि पाई R स्क्वायर H बाई 2 हो जाता है। सिंपली हम लोग याद कैसे रख लेते हैं कि पूरे का टोटल का वॉल्यूम अपॉन में 2 हो जाएगा, तो हाफ ऑफ द सिलिंड्रिकल पोर्शन जो होता है उसको याद रख लेते हैं इसे। आगे चलते हैं, अब बाउंड्री लेयर थियरी पे आ जाते हैं। बाउंड्री लेयर थियरी में होता है क्या है कि जो पहली लेयर होती है लिक्विड की वो उसकी सेम वेलोसिटी होती है एज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द प्लेट के बराबर होती है। अच्छा, एक बात और जान लेते हैं कि आउटसाइड द बाउंड्री लेयर रीजन फ्लो जो होता है वो नॉन विस्कस होता है, इसलिए जो होता है कि बर्नौली इक्वेशन जो होती है वो एप्लीकेबल होती है। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं कि बाउंड्री लेयर थिकनेस जो होती है, बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या होती है जहाँ पर वेलोसिटी जो होती है 99% ऑफ द स्ट्रीम वेलोसिटी बन जाती है, ठीक है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी बन जाती है। इसके अलावा आगे चलते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो इंटीग्रेशन 0 से लेकर डेल 1 माइनस का U बाई इन्फिनिटी डॉट dy हो जाता है। और मोमेंटम थिकनेस जो होता है वो कितना हो जाता है कि इंटीग्रेशन 0 से लेकर डेल U बाई इन्फिनिटी ब्रैकेट में 1 माइनस का U बाई U इन्फिनिटी डॉट dy हो जाता है। एनर्जी थिकनेस जो होता है वो इंटीग्रेशन 0 से लेकर डेल U बाई U इन्फिनिटी ब्रैकेट में 1 माइनस का U स्क्वायर बाई U इन्फिनिटी का स्क्वायर डॉट dy हो जाता है। आगे चलते हैं तो शेप फैक्टर होता है, क्या होता है कि शेप फैक्टर जो होता है कि ये होता है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस अपॉन में क्या होता है कि मोमेंटम थिकनेस का रेशियो हो जाता है। जो हमारी बाउंड्री लेयर थिकनेस होती है वो ज्यादा होती है किससे, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस से, और डिस्प्लेसमेंट थिकनेस ज्यादा होती है किससे, मोमेंटम थिकनेस से, ठीक है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा भी गया था गेट में। वॉन कार्बन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में याद रख लेते हैं। तो वॉन कार्बन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन क्या कहती है कि वॉन कार्बन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन जो होती है वो कहती है कि टाउ नॉट अपॉन में रो इंटू यू इन्फिनिटी का स्क्वायर इक्वल टू जो होता है वो डी थीटा बाई डी एक्स होता है। क्या होता है कि डी थीटा बाई डी एक्स हो जाता है। जो ड्रैग फोर्स होता है वो कितना लगता है कि सी डी बाई 2 रो ए यू इन्फिनिटी का स्क्वायर लगता है। सी डी हम लोग कहाँ से निकालते हैं, एक स्टैंडर्ड नंबर और प्रेंटल नंबर के बीच में एक रिलेशन था, आप लोग याद करिएगा, ठीक है, उसे दिमाग में आपको याद आ जाएगा। इसके अलावा जान लेते हैं कि जो बाउंड्री लेयर थिकनेस होती है लेमिनार रीजन में वो कितनी हो जाती है, रूट एक्स के प्रोपोर्शनल में हो जाती है। पिछले वीडियो में हमने बताया था अपनी, ठीक है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको गेट में देखने मिलेंगे। इसके अलावा बाउंड्री लेयर सेपरेशन के लिए जो था कौन जिम्मेदार था, उसके लिए अनफेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट जिम्मेदार थे, जो कि पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट थे, ठीक है। पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट जो थे कि अनफेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट थे, एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट थे जो कि जिम्मेदार थे बाउंड्री लेयर सेपरेशन के लिए। और लॉसेस इक्वेशन आप याद कर सकते हैं अगर आप याद करना चाहें तो, ठीक है। आप देख लीजिए कि सी डी की वैल्यू जो होती है 1.328 अपॉन में अंडर रूट में REL हो जाती है, ठीक है। और टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर में जो अपना बाउंड्री लेयर थिकनेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स की पावर में 4/5 के। एक्स क्या आता है, लोकेशन रहेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। रेनॉल्ड नंबर जो होता है रो वी डिवाइड म्यू होता है, वहाँ से आप याद रख सकते हैं। मूडी चार्ट जो था वो क्या था एक्चुअली कि वो था कि बता रहा था कि एक ऐसा डायग्राम था जो कि नॉन डायमेंशनल फॉर्म में था, ठीक है। डार्सी वेसबर्ग इक्वेशन, डार्सी वेसबर्ग फ्रिक्शन फैक्टर, रेनॉल्ड नंबर और सरफेस रफनेस, इन तीनों की जानकारी दे देता था, ठीक है।
आगे चलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि एनी पैरामीटर को जो होता है हम लोग दो पैरामीटर में जोड़ सकते हैं, एक तो एवरेज पैरामीटर और दूसरा जो होता है फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट। अब देखिए ये जो एवरेज फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट होता है, दूसरा जो होता है एवरेज कंपोनेंट होता है, दूसरा जो होता है फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट होता है। अब आगे चलते हैं तो बात कर लेते हैं कि टाउ जो होता है शियर स्ट्रेस टोटल टर्बुलेंट के कारण कितना आ जाएगा, वो शियर स्ट्रेस लैमिनार के कारण आ जाएगा, जो सब लैमिनार लेवल लेयर होती है, और उसके प्लस टर्बुलेंट लेयर के कारण हो जाएगा। ठीक है, दोनों के कारण हो जाएगा जो टाउ टोटल टर्बुलेंट होता है। बोसिनेस के अनुसार जो टाउ टर्बुलेंट होता है वो नीटा ड्यू बाय डी होता है। रेनॉल्ट नंबर के अनुसार जो रेनॉल्ट के अनुसार जो होता है कि टाउ टर्बुलेंट की वैल्यू जो होती है रो यू डैश वी डैश होती है। प्रेंटल ने यू डैश और वी डैश की वैल्यू निकाल कर दी थी, जो कि एल ड्यू बाय डी है, जिसमें एल को उन्होंने कहा कि के इंटू वाई, यानी कि एल जो होता है प्रेंटल मिक्सिंग लेंथ रहेगा, के की वैल्यू जो होती है 0.4 रहेगी। तो यहाँ से टाउ टर्बुलेंट वैल्यू जो निकल के आई थी रो एल स्क्वायर डी बाय डी वाई को होल स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई। ठीक है, जो शियर वेलोसिटी होती है v स्टार इक्वल टू v अंडर रूट में f बाई 8 हो जाता है। इसमें v तो v क्या रहेगा अपना एवरेज वेलोसिटी रहेगी, f जो है फ्रिक्शन फैक्टर रहेगा। निको राटसे ने क्या किया कि उन्होंने डेल डैश यानी कि उन्होंने एवरेज हाइट ऑफ द रफनेस का जो और उसके हाइट ऑफ द सबलैमिनार लेवल को कुछ रिलेशन लाने के लिए उन्होंने निको राटसे ने फॉर्मूला दिया, क्या दिया कि हाइट ऑफ सबलैमिनार लेयर जो थी डेल डैश इक्वल टू 11.6 काइनेमेटिक विस्कोसिटी अपॉन में शियर वेलोसिटी। फिर निको राटसे के कंडीशन के अनुसार कि एवरेज हाइट ऑफ रफनेस अपॉन में जो हो जाएगा हाइट ऑफ लैमिनार सब लेयर, अगर 0.25 से कम है तो 0 स्मूथ पाइप हो जाएगा, 0.25 से और 6 के बीच में हो तो ट्रांजिशन हो जाएगा, 6 से ज्यादा हो गया तो रफ पाइप हो जाएगी। ठीक है, अब वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं टर्बुलेंट फ्लो में। तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो क्या आ जाता है कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू u माइनस का v अपॉन में v स्टार की वैल्यू जो होती है 5.75 log y by r प्लस 3.75 हो जाती है, जिसमें u मैक्स अपॉन में v की वैल्यू जो होती है 1.33 रूट f प्लस 1 हो जाती है। ये आपको ये मेन फार्मूला याद रखना है। इसके अलावा जो होती है कि एवरेज वेलोसिटी जो आती है 0.2275 r पे आती है। ठीक है, आप ये याद रखिएगा टर्बुलेंट फ्लो के अंदर। जो टर्बुलेंट फ्लो में क्या हो जाता है कि फ्रिक्शन फैक्टर जो होता है रेनॉल्ड नंबर की पावर में 1/4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। रफ पाइप के अंदर क्या हो जाता है कि वह रेनॉल्ड नंबर और एवरेज हाइट ऑफ द रफनेस का फंक्शन हो जाता है। ठीक है, और फ्लो अगर नोजल और पाइप के थ्रू में हो रहा है तो जब मैक्सिमम पावर के लिए क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ द पाइप अपॉन में एरिया ऑफ द नोजल की वैल्यू जो होती है अंडर रूट में 2 FL बाई डी हो जाती है। डी यानी कि डायमीटर ऑफ द पाइप हो जाएगा। ठीक है, आप ये याद रखिएगा। वाटर हैमर क्या था कि जब वाटर एक पाइप में फ्लो कर रहा था और हमने क्लोज करने की कोशिश किया वॉल को, तो क्या हो रहा था कि एक सडन राइज हो रहा था प्रेशर में, वो हो रहा था, हमने देखा था। इसके अलावा फॉर्मूला के बारे में जान लेते हैं तो वाटर हैमर प्रेशर राइज होता है वो रो सी वी हो जाता है, रो सी वी हो जाता है, आप समझ रहे हैं। ठीक है,